बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने SDLC का जो सेकंड फेज़ है दैट इज़ सिस्टम एनालिसिस वो डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी फर्स्ट फेज़ ऑफ SDLC यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो पहला काम हम करते हैं वो था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। जबकि आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि सिस्टम एनालिसिस कैसे किया जाता है, सिस्टम का तज्जिया कैसे किया जाता है। इसकी भी सब हेडिंग्स हैं लाइक द प्रीवियस फेज़, तो वो जो सब हेडिंग्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारे जितने भी फेजेस हैं नेक्स्ट आने वाले यानी सिस्टम एनालिसिस के बाद, वो सारे के सारे सिस्टम एनालिसिस की जो रिपोर्ट तैयार होगी लास्ट पे, इस पे बेस करेंगे। तो आपने इसको ध्यान से समझना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और इस लेक्चर में हमने उसके जो रिमेनिंग फेजेस हैं वो डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट फेज जो है यानी जो सेकंड फेज है SDLC का, ये डिपेंड करता है फर्स्ट फेज के ऊपर। आपको याद होगा कि फर्स्ट फेज के लास्ट पे हमने एक प्रिलिमिनरी प्लान तैयार किया था यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट को देखते हुए नेक्स्ट ये जो फेज है इस पे काम किया जाएगा। तो देखते हैं कि सिस्टम एनालिसिस जो कि सेकंड फेज है SDLC का, ये क्या है। देखिए, हमने पहले स्टेप में सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने देख लिया कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमने देख लिया हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स और हमारे पास जो बाकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या हैं। सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद, एक रिपोर्ट में लगाने के बाद, अब हम करने वाले हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम का एनालिसिस। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम एनालिसिस से मुराद है कि जो हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं उसका हम तज्जिया करेंगे, यानी उसकी मुकम्मल तौर पे रिक्वायरमेंट इकट्ठी करेंगे और मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि इस सिस्टम में एक्चुअली कौन कौन से फंक्शंस और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। हमने सिस्टम एनालिसिस में मुकम्मल तौर पे अपने सिस्टम का एक तज्जिया करना है। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, इनमें नंबर 1 पे आता है नीड एनालिसिस। जिस तरह से हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के सब हेडिंग्स पढ़ी थी, उसके जो सब स्टेप्स थे वो डिस्कस किए थे, इसी तरह से अब हमने सिस्टम एनालिसिस में भी सब हेडिंग्स डिस्कस करनी है। यानी सेकंड फेज़ में हम कौन कौन से काम करते हैं, उनमें सबसे पहला काम आता है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। नीड एनालिसिस से मुराद ये है कि हम अपनी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं और जो यूज़र्स हैं जिन्होंने हमारे सिस्टम को यूज़ करना है, उनकी मुकम्मल तौर पे रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर लेते हैं। हम उन्हें बुलाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आपको इस सिस्टम में क्या क्या चाहिए। ये काम पहले करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बाद में हमने सिस्टम बनाकर यूज़र्स के हैंड ओवर कर दिया या हमने अप्रूवल के लिए भेज दिया हायर अथॉरिटी को, तो वो कहेंगे, हो सकता है कि वो कहें कि इसके अंदर जो चीज़ें आपने ऐड की हैं वो हमें चाहिए ही नहीं, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमने ऐड ही नहीं की। इसलिए पहले उनको इन्वॉल्व कर लेना, एक रिपोर्ट तैयार कर लेना, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर लेना, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि यूज़र भी बाद में ये ना कह सके कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी और ये चीज़ चाहिए थी। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं और हमारी जो बाकी कमिटमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे जो बाकी काम हैं उनको हम कॉम्प्रोमाइज़ उन पे करें और फिर हम इसी सिस्टम को लेकर 2-3 दफ़ा बार बार रेपिटेशन इसके ऊपर करते रहें और बार बार इसके ऊपर काम करते रहें। इसीलिए रिक्वायरमेंट्स पहले गैदर करना ज़रूरी है। हम जो काम कर रहे हैं नीड एनालिसिस वाला, इसमें हम यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं, जो मैनेजर्स हैं उनसे पूछ लेते हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को अपने पास लिख लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स लिखने के बाद हम उनसे सिग्नेचर भी लेते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। रिकॉर्ड सेव करने के बाद जो हमारे पास दूसरा इसका स्टेप है यानी सिस्टम एनालिसिस में जो दूसरा हम काम करते हैं वो है डाटा गैदरिंग। डाटा गैदरिंग से मुराद है सिस्टम की सारी डिटेल, सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी करनी है डिफरेंट सोर्सेज से। हमने यूज़र्स और मैनेजर से तो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली, लेकिन अब हमने डाटा इकट्ठा करना है डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट ज़राए से। वो भी इसी के हवाले से होगा, सिस्टम की मुकम्मल तौर पे हमें रिक्वायरमेंट्स का पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक शख्स सिस्टम को यूज़ करने से पहले नहीं बता पाया। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उस दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें रह ना जाएं, इसलिए हम डाटा गैदरिंग की टेक्निक्स यूज़ करते हैं।
और याद रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं इस जैसा सिस्टम हमने पहले बनाया हुआ है, हम इसको अपडेट कर रहे हैं, हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो डाटा गैदरिंग में हम उन प्रॉब्लम्स को, हम उन फ्लॉज को भी देखेंगे जो कि पहले सिस्टम में मौजूद थी, ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम इस बार रिपीट ना करें इसके अंदर। तो डाटा गैदरिंग में हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए मुकम्मल तौर पर रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड सिस्टम में उसको देखते हैं। तो डाटा गैदरिंग ये जो दूसरा पार्ट है सिस्टम एनालिसिस का, इसकी भी आगे से कुछ टेक्निक्स हैं। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो टेक्निक है डाटा गैदर करने की वो है रिटन डॉक्यूमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स से ये मुराद है कि हमारे पास जो बिजनेस प्लान्स हैं, जो चार्ट्स हैं या कुछ रिपोर्ट्स बनी पड़ी हुई हैं उस सिस्टम की, जो सिस्टम हमने पहले से बनाया हुआ था, उसकी सारी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, उसके बिजनेस प्लान को चेक करेंगे और उसके चार्ट्स वगैरह जो हमने बनाए हुए हैं उसका पहले जो हमने एनालिसिस किया था उसको देखेंगे। ये रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने पहले से लिख रखे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, इनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले या जो हमने इंप्रूवमेंट्स करनी है वो इसको देख के हमें पता चल जाएगा और हम इसको फिर बेहतर करेंगे। इसको हम कहते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स। रिटन डॉक्यूमेंट से भी हमारे पास काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है कि हमने अब इस सिस्टम में क्या क्या करना है, क्या क्या रिपीट नहीं करना, यानी कौन से मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, और जो फ्लॉज थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो एरर्स थे, उनको अब हमने किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो रिटन डॉक्यूमेंट एक पहली टेक्निक थी डाटा गैदर करने की। दूसरी जो टेक्निक है हमारे पास डाटा गैदर करने की, दैट इज इंटरव्यूज। वी कंडक्ट इंटरव्यूज ऑफ आवर कंपनीज एम्प्लॉयज एंड द यूजर्स। हम अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो हमारी कंपनी के बंदे हैं जो काम करने वाले हैं, और जो हमारे यूज़र्स हैं जो इस सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं, उनके हम इंटरव्यूज़ करते हैं फेस टू फेस। उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे प्रॉब्लम्स पूछते हैं और हम उनसे रिक्वायरमेंट भी पूछते हैं। हम आसान अल्फाज में बताऊं तो हम उनसे सजेशंस ले रहे होते हैं। हम उनके इंटरव्यूज़ करके उनके सजेशंस लेते हैं और उन सजेशंस को हम नोट डाउन करते रहते हैं। और याद रखिएगा, इंटरव्यूज़ करने से फेस टू फेस जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नोट कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करना होता है जो मेजॉरिटी लोगों ने कहा। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो एक या दो बंदों ने कही, हम उसको कंसिडर नहीं करते। सो इसमें ज़रूरी है कि एक प्रॉब्लम जो कि ज़्यादातर लोग बता रहे हैं उसको कंसिडर हम करें। तो इंटरव्यूज़ में हम फेस टू फेस बुलाकर एक एक बंदे को वन बाय वन हम उससे पूछते रहते हैं और इसमें हम इंफॉर्मेशन और डाटा इकट्ठा कर रहे हैं रिगार्डिंग द सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चनर्स। याद रखिएगा कि इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हों तो ये इफेक्टिव नहीं होता, यानी बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट होगा, और हो सकता है कि उन लोगों का भी इतना टाइम वेस्ट हो सकता है उनके पास इतना टाइम ना हो तो इंटरव्यू के लिए आकर और वो हमें जो है वो इतना टाइम ना दे पाएँ और सारी रिक्वायरमेंट्स और सारी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस ना कर पाएँ सिस्टम के हवाले से। इसलिए हम फिर क्या करते हैं, क्वेश्चनर्स उनको हैंड ओवर करते हैं। इंटरव्यूज़ की निस्बत ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड और सिंपल मेथड है, यानी ये इतना महंगा मेथड नहीं है। हम एक एक पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाकर उनको दे देते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस रिटन होते हैं और उन क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ओपन एंडेड होते हैं और कुछ क्लोज्ड एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड से मुराद है जिसमें उन्होंने आंसर्स लिखने होते हैं, और जो क्लोज्ड एंडेड होते हैं उनमें उनके पास ऑप्शंस होती हैं, उन्होंने सिर्फ ऑप्शंस को पिक करना होता है, लाइक MCQs। तो यहाँ से हमें उनका फीडबैक भी मिल जाता है ओल्ड सिस्टम का, और हम उसको डाटा गैदरिंग की टेक्निक जो हमने की, यानी रिटन डॉक्यूमेंट्स से भी हमने डाटा इकट्ठा किया, इंटरव्यूज से भी किया और हमने क्वेश्चनर से भी किया। तो इसमें जो हमारे पास डाटा ज़्यादातर लोगों ने जिसके हवाले से बात की हुई हम उसको कंसिडर करेंगे। इसके बाद जब ये वाली टेक्निक हो जाती है तो कई दफ़ा हम खुद से ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं। याद रखिएगा कि आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के लिए आकर किसी के सिस्टम को डिस्कस करे। हो सकता है बहुत से लोग आए भी, लेकिन हर बंदा जो है वो नहीं बता पाएगा, और अगर आ भी जाएँ तो शायद उनको जल्दी और वो हमारे साथ ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन ना कर पाएँ सिस्टम के हवाले से। इसलिए ऑब्जर्वेशंस भी की जाती है, यानी ये भी डाटा गैदरिंग की चौथी टेक्निक है, ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस जो हैं इसमें हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। इसमें हम उन लोकेशंस पर जाते हैं, उन साइट्स पर जाते हैं जहाँ पर हमारा ओल्ड सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था, या फिर हम जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना रहे हैं ऐसा सॉफ्टवेयर या सिस्टम किसी कंपनी ने पहले बनाया हुआ था, उसका सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे उन साइट्स पर या उन लोकेशंस पर जाके,
ताकि हमें पता चल सके कि उन सॉफ्टवेयर्स में लोग क्या पसंद कर रहे हैं, हमने भी उन फंक्शंस को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रखना है, वो रिक्वायरमेंट है यूज़र की, और क्या वो नहीं पसंद कर रहे और क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे हमने इम्प्रूव करना है। फिर ही तो हमारा सिस्टम मार्केट में लोग यूज़ करेंगे, मार्केट में बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि जो पहले सिस्टम यूज़ हो रहा है उससे बेहतर होगा। बेहतर करने के लिए हमें ओल्ड सिस्टम को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, इनको क्या इसके अंदर चीज़ पसंद है, कौन से ऑप्शन को ये बार बार यूज़ कर रहे हैं और कौन सा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। इस तरह पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकली इस लोकेशन पर जाएं, हमारे पास एक और तरीका भी होता है कि जहां पर सिस्टम पहले से जो सॉफ्टवेयर हमारा ओल्ड सिस्टम है या हमारा ओल्ड सॉफ्टवेयर है या फिर हमारे सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता पहला सॉफ्टवेयर कोई इस्तेमाल हो रहा है, जिस साइट पे वो अपलोडेड है, जहाँ से लोगों ने उसको डाउनलोड किया है या उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर लोगों ने रिव्यूज़ दिए होंगे, हम उन रिव्यूज़ को भी चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे लोगों ने नीचे रिव्यूज़ दिए होते हैं उस सिस्टम के बारे में, लोग बता रहे होते हैं किसी को प्रॉब्लम है, ये लोगों को पसंद आया, कौन सा फीचर पसंद आया, ईच एंड एवरी डिटेल लोगों ने दी होती है। वो किसी से पूछे बगैर उन्होंने दी होती है। उनको सिर्फ ऑप्शंस मिले होते हैं कि वहाँ पर रेटिंग दे सकें और वहाँ पर अपने कमेंट्स दे सकें। तो ये भी एक तरीका, बजाय उनसे पूछने के हम वहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो ये भी ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। पहले हम क्या कर रहे थे कि रिटन डॉक्यूमेंट से हमने चेक किया, हमने इंटरव्यूज़ किए, क्वेश्चनर्स उनको दिए। तो ऑब्जर्वेशन में हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम खुद से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि लोग किस तरह से इस सिस्टम को देख रहे हैं और हमारा सिस्टम इससे बेहतर होना चाहिए। यानी अगर वैसा ही होगा या उससे भी थोड़े कम लेवल का होगा, कम फंक्शनैलिटीज़ वाला सिस्टम है, हमारी रिक्वायरमेंट ही यूज़र की पूरी नहीं कर रहा सिस्टम, तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो पॉपुलर नहीं हो सकता। लास्ट पे डाटा गैदरिंग की जो टेक्निक है दैट इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? कई दफ़ा ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो इस तरह का है कि वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, एक कंपनी के लिए है। इंडिविजुअल से मुराद किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, पूरी कंपनी इस्तेमाल कर रही है और कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर कैटेगरी के जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको बुलाएं और उनसे पूछें। तो फिर हम हर डिपार्टमेंट से कोई एक या दो लोगों को चूज़ करते हैं, सिलेक्टेड पर्सन्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं या उनसे इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनसे डाटा पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डिपार्टमेंट में 50 लोग काम कर रहे हैं, एक बड़ी फर्म के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उन 50 लोगों को इनवाइट करें और उनसे क्वेश्चंस करें, तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस भी हो सकता है, टाइम टेकिंग भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक या दो लोगों को हर डिपार्टमेंट से चूज़ करेंगे जो हमारे सॉफ्टवेयर का एक एक मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉड्यूल से मुराद पार्ट। एक डिपार्टमेंट हमारे सॉफ्टवेयर का एक ख़ास हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पे कॉलेज में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर होता है, वहाँ पे जो शख्स एडमिशन पे बैठा हुआ, एडमिशन ऑफिस में मौजूद है, वो सिर्फ डाटा एंट्री कर रहा है। उसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर के उस पार्ट से जहाँ पे स्टूडेंट का डाटा एंटर किया जा रहा है। जो शख्स फीस काउंटर पे मौजूद है वो सिर्फ उससे डील कर रहा है, सॉफ्टवेयर के उस हिस्से से डील कर रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स की फ़ीस कलेक्शन हो रही है। और जो शख्स स्टूडेंट्स की जो बोर्ड के एडमिशन और बोर्ड के रजिस्ट्रेशन को डील कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर के उस पार्ट को स्पेसिफिकली देख रहा है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं, डिफरेंट पार्ट्स के लोग हैं जो इस्तेमाल करें। फ़ीस वाले शख्स से अगर हम पूछें कि भाई एडमिशन के टाइम पे कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो कहेगा मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं करता। या आप उसी से पूछें जो शख्स एडमिशन करता है, और एडमिशन वाला जो है वो नहीं जानता होगा कि फ़ीस वाले को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम हर बंदे से पूछें। तो अब अगर एक डिपार्टमेंट में या एक साइट पे 10 से 15 लोग मौजूद हैं, तो सबको बुलाकर उनसे पूछना ऐसा अमल है जो कि अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सनस को चूज़ कर लेते हैं हर डिपार्टमेंट से और फिर उन्हें बुलाकर उनसे क्वेश्चंस करते हैं, तो डाटा गैदर करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। तो डाटा गैदरिंग में हमारे पास 5 टेक्निक्स थी, जिनमें सबसे पहले हमने रिटन डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखा। रिटन डॉक्यूमेंट से हम डाटा गैदर करते हैं और रिटन डॉक्यूमेंट्स के बाद हमने क्या किया, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। और फिर हमने इंटरव्यूज़ अगर ना हो रहे हों, कंडक्ट ग्रुप ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, लोग यूज़र ज़्यादा हैं, मैनेजर्स भी ज़्यादा हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चनियर्स करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस भी की जाती है और लास्ट पे हम सैम्पलिंग करते हैं। डाटा गैदर हो गया। डाटा गैदर करने के बाद अब हम करते हैं डाटा एनालिसिस, जो कि सिस्टम एनालिसिस वाला जो दूसरा स्टेप हमने स्टार्ट किया है,
ये इसका थर्ड पार्ट है। तो डाटा गैदर करने के बाद अब हम डाटा एनालिसिस करने लगे हैं, और डाटा एनालिसिस जो है ये कौन से डाटे पे एनालिसिस कर रहे हैं अब हम डाटे पे एनालिसिस कर रहे हैं, डाटे का तज्जिया कर रहे हैं। और ये कौन सा डाटा है जो अभी हमने गैदर किया, जो डाटा अभी हमने इकट्ठा किया डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए, उसमें देखें, याद रखें जो हमने डाटा गैदर किया है इसको वेरीफाई करना भी ज़रूरी है कि डाटा करेक्ट है या नहीं। हम चूंकि इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, हमारा डाटा इस पूरी दुनिया में डाटा ही मौजूद है, लोगों का हमारा डाटा बहुत सारी कंपनीज के पास मौजूद है। तो ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि जो डाटा लोगों के पास मौजूद है हमारा, या हमारे पास किसी का डाटा मौजूद है, या जो हम सॉफ्टवेयर के लिए डाटा हमने भी गैदर किया, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, वो करेक्ट है या नहीं है, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, लाइक हम DFDs यानी डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं, हम सिस्टम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, हम कनेक्टिविटी डायग्राम्स बनाते हैं, इसी तरह से हम ग्रिड चार्ट्स बना लेते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डाटा एनालिसिस करते हैं, और इनको देखते हुए ही हमें पता चल जाता है कि जो हमने डाटा गैदर किया हुआ है, जो हमारे पास डाटा मौजूद है, जिसके अकॉर्डिंगली हम सिस्टम बनाने लगे हैं, वो डाटा करेक्ट भी है या नहीं है। क्योंकि हमने जो डाटा गैदर किया है इसी पे नेक्स्ट हमारे स्टेप्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे। तो लास्ट पे स्टेप नंबर 4 में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसको एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमने प्रिलिमिनरी प्लान या फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की थी, इसी तरह से अब हमने इस स्टेप को वाइंड अप करके इसका जो भी लबे-लुबाब है, इसका निचोड़ हमने एक रिपोर्ट में ऐड करना है, और वो जो हमारे पास रिपोर्ट है वो एनालिसिस रिपोर्ट कहलाएगी, जिसके अंदर नीड एनालिसिस में इकट्ठा किया हुआ डाटा, डाटा गैदरिंग में कलेक्ट किया गया डाटा, और डाटा एनालिसिस में हमने जो भी एनालिसिस किया, जो हमने फ्लो चार्ट्स और DFDs और कनेक्टिविटी डायग्राम्स हमने बनाई हैं, वो सारी की सारी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसको देखते हुए नेक्स्ट जो फेज़ है उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो एनालिसिस रिपोर्ट जो है यही ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एनालिसिस रिपोर्ट किसको देखते हुए बनी है, एनालिसिस कैसे हुआ है, सिस्टम एनालिसिस कैसे हुआ है, जो प्रिलिमिनरी प्लान था यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी उसको देखते हुए। तो अब ये दूसरा जो स्टेप है, इसमें हमने जो एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखते हुए जो अगला स्टेप है हमारा, जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड फेज है SDLC का, दैट इज डिज़ाइनिंग, वो सारा का सारा इस पर डिपेंड करेगा, वो इसको देखते हुए बनाया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो एक स्टेप है वो अगर सही होगा तो अगला स्टेप भी सही होगा, अगर उस पहले में गलती आ गई तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो इसी तरह से हम एनालिसिस करते हैं। ये था हमारा एनालिसिस का फेज। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, और आपको ये पता चल चुका होगा कि सिस्टम एनालिसिस करना इस टाइम पे बड़ा ज़रूरी है, यानी सेकंड नंबर पे सिस्टम एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें रिक्वायरमेंट्स का पता ही नहीं होगा तो हम अगले जितने भी काम हैं वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं। तो हमने क्या किया, सिस्टम एनालिसिस वाले फेज़ में सबसे पहले नीड एनालिसिस की, उसके बाद हमने डाटा गैदरिंग की, 5 टेक्निक्स यूज़ की, हमने सीखा कि डाटा गैदरिंग कैसे किया जाता है, और फिर वो जो डाटा हमने गैदर किया उसको वेरीफाई करने के लिए हमने डाटा एनालिसिस किया और एक रिपोर्ट तैयार की। अब कल को हमारे जो यूज़र्स हैं वो ये नहीं कह सकेंगे कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है या ये नहीं है, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर एक हार्ड वर्क कर चुके हैं। इसलिए सिस्टम एनालिसिस इस दौरान करना बड़ा ज़रूरी था आफ्टर द फर्स्ट स्टेप ऑफ SDLC। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फेजेज़ हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।